मास्टर बेडरूम में घुसते ही गर्वित के सामने उसकी परेशान करने वाली औरत की वस्तुएं ठीक उसी हाल में थी जैसे आशना रखती थी। वॉशरूम में भी आशना का सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। बिस्तर के पास वाली टेबल पर कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट रखी थी और कुछ स्क्रिप्ट के पन्ने मुड़े हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन स्क्रिप्ट्स को कई बार पढ़ा गया था। आशना की सबसे पसंदीदा मैगजीन भी बैल्कनी के झूले पर पड़ी हुई थी, सिवाय बिस्तर की बेडशीट जो नौकर गोपाल ने बदली थी। इसके अलावा कमरे में परेशान करने वाली औरत का सारा सामान वैसे का वैसा ही था। गर्वित को शुरुआत में काफी चिंता हो गई थी, लेकिन जब उसने आशना का सारा सामान उसी हालत में देखा तो गर्वित की चिंता भी मुक्त हो गई थी और वो राहत की सांस ले पा रही थी। तो गर्वित की चिंता भी मुक्त हो गई थी और वो राहत की सांस ले पा रहा था। गर्वित की हालत वैसे ही खराब थी। उसका पूरा बदन दर्द से कहरा रहा था। ऊपर से जयपुर से जोधपुर की यात्रा करने के बाद वो और भी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। सोफे पर बैठने के बाद गर्वित ने अपनी आंखें मींच ली थी और नीचे नौकर गोपाल दोपहर के खाने की तैयारी में लगा हुआ था। असल में गर्वित सोफे पर ही सो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नींद उड़ गई थी। गर्वित अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था। वो काफी असहाय महसूस कर रहा था। गर्वित को खुद को नहीं पता कि वो कितनी देर सोफे पर ही बैठकर सो गया था, लेकिन उसकी नींद तब खुल गई जब नौकर गोपाल को उसे दोपहर के खाने के बारे में पूछने आया था। अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए गर्वित कुछ देर उसी अंदाज में सोफे पर ही बैठा रहा था। कुछ देर बाद गर्वित उठा और सीधा नीचे चला गया था। दोपहर के लंच के बाद गर्वित को और भी ज्यादा नींद आने लगी थी, इसलिए वो वापस से मास्टर बेडरूम में चला गया था। अलमारी में अपने पजामे को ढूंढते हुए गर्वित की नजर दूसरी अलमारी पर गई, जहां पर उसकी परेशान करने वाली औरत का सामान पड़ा था। अपने पजामे को निकालने के बाद गर्वित संजना की अलमारी की तरफ बढ़ने लगा था। गर्वित को हमेशा इस बात की उम्मीद रहती थी कि जो भी उपहार उसने उसकी परेशान करने वाली औरत को दिए हैं वो उन्हें कभी न कभी इस्तेमाल करेगी, और हर दूसरे दिन गर्वित चेक करता था कि आशना ने उसकी दी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल भी किया है या नहीं। लेकिन उसे वो सारे उपहार उसी हालत में मिलते थे जैसे हर दूसरे दिन होते थे। लेकिन आज कुछ अलग था, और यह स्पष्ट हो गया था कि गर्वित के दिए उपहार को उसकी परेशान करने वाली औरत इस्तेमाल कर चुकी थी। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए गर्वित ने एक एक करके सारे बॉक्सेस चेक किए। उसमें से एक बॉक्स खाली था, और गर्वित ने जो लिमिटेड एडिशन का हैंडबैग दिया था वो भी अपनी जगह पर नहीं था। क्या परेशान करने वाली औरत ने मेरे द्वारा दिए गए उपहारों को काम में लेना शुरू कर दिया है? गर्वित के मन में यह सवाल मंडराने लगा था। अगर गर्वित को यह पता नहीं चलता कि उसकी परेशान करने वाली औरत असली संजना नहीं है, तो अभी गर्वित का दिल खुशी और उल्लास के मारे नाच गा रहा होता। लेकिन अभी इस वक्त गर्वित के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे, और उन ख्यालों को सोचते सोचते गर्वित चिंतित और बेचैनी का शिकार होने लगा था। बहुत देर तक गर्वित ऐसे ही संजना की अलमारी खोलते हुए अंदर के नजारे को देखता रहा और सोचता रहा। उसके बाद गर्वित ने अपनी अलमारी से निकाले हुए पजामे को पहना और अलमारी को बंद करते हुए बिस्तर में जा घुसा था। थोड़ी देर पहले गर्वित को बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन अब जब वो बिस्तर में घुस गया था तब नींद पूरी की पूरी उड़ चुकी थी। कहीं न कहीं उसका दिल चिंता के हिलोरे गा रहा था, और उसका दिमाग पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था, जिससे गर्वित को काफी परेशानी हो रही थी। न जाने कितनी बार गर्वित ने बिस्तर पर करवट बदले होंगे, न जाने कितनी बार गर्वित ने अपनी आंखें मूंदते हुए सोने की कोशिश की होगी, लेकिन जब ये सब पैतरे पूरी तरह से नकारा साबित हुए तो गर्वित अपनी पीठ सीधी करते हुए सीधा लेट गया था और ऊपर की छत को देखते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि इससे भी कोई बात नहीं बनी थी। अंत में गर्वित इतना ज्यादा चिंतित हो गया कि उसके दिल की धड़कनें आसमान छू रही थी। गर्वित के मन और दिल में चल रही चिंता और बेचैनी ने उनकी सारी नींद उड़ा दी थी, और वो सो नहीं पा रहा था। चादर हटाते हुए गर्वित बिस्तर से उठते हुए सोफे पर जा बैठा था और उसने टीवी चालू कर दिया था।
अपने ध्यान को भटकाने के लिए गर्वित ने टीवी तो चालू कर दिया था और रिमोट से लगातार चैनल भी बदल रहा था, लेकिन गर्वित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि टीवी पर कौन से कार्यक्रम आ रहे हैं। उसका दिल और उसका मन अभी भी गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। जब किसी भी तरह से बात नहीं बनी तो गर्वित ने चिढ़ते हुए टीवी का रिमोट फेंका और सोफे से उठते हुए अपने स्टडी रूम में चला गया था। गर्वित के मेल बॉक्स पर खूब सारे मेल आए हुए थे। चूंकि गर्वित बीमार था और उस हादसे के कारण अस्पताल में भर्ती था, इसलिए गर्वित एक भी मेल को चेक नहीं कर पाया था। कुछ दिन पहले भले जो कुछ भी हुआ था, लेकिन काम करते वक्त कुछ समय के लिए गर्वित भूतकाल से थोड़ा दूर चला गया था, या फिर यूं कहे कि काम करने की लगन उसे सब कुछ वक्त के लिए भुला देती थी। लेकिन आज गर्वित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया है। अपने लैपटॉप को शुरू करने के बाद जब गर्वित ने इतने सारे मेल्स देखे तो गर्वित को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेल्स उसे क्यों आए थे। आज तो काम का भूत भी गर्वित के दिमाग से कहीं गायब सा हो गया था। गर्वित ने अपने मन को शांत रखने की और काम में मन लगाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन गर्वित को इस बार हर चीज में असफलता ही प्राप्त हो रही थी। गर्वित को अब चिढ़ मचने लगी थी। गर्वित ने तुरंत ही लैपटॉप को बंद कर दिया और अपनी कलाई को सीधा करते हुए अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखने लगा था। घड़ी में 4 बज गए थे। नौकर गोपाल ने गर्वित से कहा था कि उसकी परेशान करने वाली औरत डिनर के समय तक छोटे राजमहल आएगी। गर्वित ने खाना 2 बजे खाया था, मतलब अभी सिर्फ 2 ही घंटे निकले थे, लेकिन गर्वित को ऐसा लग रहा था जैसे 20 घंटे निकल गए हों। कुछ देर अपने स्टडी रूम की कुर्सी पर बैठने के बाद गर्वित उठा और सीधा नीचे बैठक कक्ष की तरफ बढ़ने लगा था। नौकर गोपाल दूसरे कामों में व्यस्त था, लेकिन गर्वित के पास आज करने को कुछ भी नहीं था। नौकर गोपाल को एक अजीब नजरों से देखते हुए गर्वित पूरे छोटे राजमहल के चक्कर काटने लगा था, ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर। गर्वित को यह भी नहीं पता चला कि उसने ये सब कितनी देर किया, लेकिन जितनी देर भी किया उससे सूरज पूरी तरह से ढल गया था और चांद की चांदनी भी आ चुकी थी। अंधेरे ने अपनी बाहें फैलाते हुए आसमान को शांत और अपने काले भंवर में उड़ेल दिया था। कुछ देर बाद गर्वित को छोटे राजमहल के मुख्य दरवाजे से एक कार के अंदर आने की आवाज सुनाई दी थी। वह आवाज गर्वित के लिए जानी पहचानी सी थी। गर्वित उस समय दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ा था। तब उसकी परेशान करने वाली औरत की कार छोटे राजमहल में दाखिल हुई थी। आखिरकार उसकी परेशान करने वाली औरत छोटे राजमहल लौट आई थी। गर्वित दोपहर से ही उसकी राह देख रहा था, लेकिन गर्वित ने उसे कॉल करने की जहमत नहीं की थी। जैसे ही कार गार्डन से होते हुए बैठक कक्ष के दरवाजे पर आकर रुकी, गर्वित के हाथों ने बालकनी की रेलिंग को और कसकर पकड़ लिया था। गर्वित अचानक से उदास हो गया था और उसके दिल में डर के भाव उत्पन्न होने लगे थे, जिससे उसका पूरा शरीर कांप सा गया था। यह डर ठीक वैसा ही था जब गर्वित कोमा से बाहर आया था और उसने अपने सामने उसकी परेशान करने वाली औरत को नहीं पाया था, लेकिन उस डर के मुकाबले अभी का डर थोड़ा कम था और फीका था। यह डर गर्वित के दिल में दोपहर से ही था, जब उसने अपनी परेशान करने वाली औरत की अलमारी में उसके बड़े वाले सूटकेस, या फिर यूं कहें कि उसके बड़े वाले बैग को अलमारी में नहीं पाया था। और तो और जिन उपहारों को उसकी परेशान करने वाली औरत ने इतने दिनों से काम में नहीं लिया था, वो अचानक से उपयोग में आने लगे थे। गर्वित अपनी परेशान करने वाली औरत को देखना चाहता था, लेकिन असल में उसकी संजना के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। गर्वित को किसी न किसी गड़बड़ का अंदेशा हो गया था और उसका दिल जोरों से फड़फड़ा रहा था। गर्वित ने जो कुछ भी देखा था वो उसकी पुष्टि नहीं करना चाहता था। जब तक कार का इंजन बंद नहीं हुआ था, गर्वित की आंखें उस कार को ही घूरे जा रही थी। उसके बाद गर्वित ने कुछ समय गार्डन को निहारा और फिर सीधा नीचे बैठक कक्ष की तरफ बढ़ने लगा था। गर्वित धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर शांति और विश्वास के भाव थे, लेकिन केवल वही जानता था कि वो अंदर से कितना भावनात्मक हो गया था। उसका दिल कितना धीमे चल रहा था। जब गर्वित ने दूसरा माला उतरते हुए अपने कदम पहले माले में रखे और नीचे बैठक कक्ष की तरफ जाने ही वाला था कि वैसे ही उसके कानों में नौकर गोपाल की आवाज सुनाई दी। मिसेस गर्वित, आप आ गई। जैसे ही गर्वित ने सुना, उसके कदम रुक से गए थे
और अपने दिल को थामते हुए उसने नौकर गोपाल और संजना की बात को सुनने का फैसला किया था। परेशान करने वाली औरत के मुंह से धीमे स्वर में आवाज आई, हाँ। कुछ देर बाद उसने वापस से बोलते हुए नौकर गोपाल से पूछा, क्या डिनर बन गया है? मुझे काफी भूख लग रही है। सब कुछ बन गया है, बस सूप बना रहा हूं। मिसेस गर्वित, आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक सूप भी बनकर तैयार हो जाएगा, नौकर गोपाल ने परेशान करने वाली औरत से कहा। ठीक है। परेशान करने वाली औरत ने भी नौकर गोपाल की बात मानते हुए अपने मुंह से 2 शब्द बाहर निकाल दिए थे। गर्वित को कुछ कदम चलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलने और बंद करने की भी आवाज आई, जिससे गर्वित को ज्ञात हो गया था कि उसकी परेशान करने वाली औरत अपने हाथ धोने वॉशरूम गई है। पहले माले पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था और गर्वित जहां पर खड़ा था उसने वहीं खड़े रहने का फैसला कर लिया था। गर्वित को आवाज तो बिल्कुल उसकी परेशान करने वाली औरत की तरह ही लग रही थी, जिसे सुनकर गर्वित की चिंता और बेचैनी को ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन गर्वित की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और गर्वित की नीचे जाने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। जब परेशान करने वाली औरत वॉशरूम से बाहर निकलकर भोजन कक्ष की तरफ बढ़ने लगी, तब गर्वित के कदम भी पहले माले से नीचे की ओर बढ़ने लगे थे कि अचानक गर्वित ने अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लिया था। अपनी आंखों को बंद करते हुए गर्वित ने 2 गहरी लंबी लंबी सांसें ली और उसके बाद अपने कदमों को नीचे बढ़ाते हुए बैठक कक्ष की तरफ बढ़ने लगा था। बैठक कक्ष में पहुंचते ही गर्वित सीधा भोजन कक्ष की तरफ जाने लगा। भोजन कक्ष का दरवाजा आधा खुला हुआ था और गर्वित अंदर बढ़ने वाला था कि तभी उसने अंदर से नौकर गोपाल की आवाज आती सुनाई दी। मिसेस गर्वित, आप बैठिए और आराम से खाना खा लीजिए, मैं गर्वित साहब को भी डिनर का पूछ के आता हूं। गर्वित, क्या वो वापस आ गया है? संजना ने आश्चर्य करते हुए पूछा। जी हां, गर्वित साहब आज सुबह दोपहर से पहले ही वापस आए। जैसे ही नौकर गोपाल के मुंह से ये शब्द बाहर निकले, वैसे ही गर्वित ने भी भोजन कक्ष का दरवाजा खोल लिया था और उसके कदम भोजन कक्ष की सीमा पर खड़े थे। संजना ने पीछे मुड़ते हुए गर्वित को देखा और उसकी आंखों की भिड़ंत सीधा गर्वित की आंखों से हो गई थी। गर्वित ने सुंदर से चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं देखे थे। वो शांत तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में कठोरता के भाव नजर आ रहे थे। संजना के बीमार होने से पहले की यादों में भी गर्वित का प्रभाव जैसा था, आज भी उसे वैसा ही प्रभाव गर्वित से मिल रहा था। और जैसे ही संजना की आंखें गर्वित की आंखों से मिली, वैसे उसका दिल फड़फड़ाते हुए जोरों से चलने लगा था और संजना ने तुरंत अपनी नजरें फेरते हुए खाने की तरफ देखना शुरू कर दिया था। संजना जानती थी कि अपने किरदार को आशना से बदलने के बाद उसे आज नहीं तो कल गर्वित के सामने पेश होना ही था, लेकिन संजना इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसे बिना किसी सावधानी या चेतावनी के गर्वित को देखना पड़ेगा। गर्वित अभी भी भोजन कक्ष के दरवाजे पर ही खड़ा था, वो अंदर नहीं आया था और अभी भी उसकी आंखों में वैसी कठोरता थी और बिना अपनी पलक झपकाए बस वो संजना को ही घूरे जा रहा था। नौकर गोपाल ने देखा कि अभी तक गर्वित के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। पहले नौकर गोपाल ने संजना की तरफ देखा, उसके बाद गर्वित को देखते हुए बोला, गर्वित साहब। कुछ देर तक गर्वित ऐसे ही संजना को देखता रहा। उसके बाद गर्वित की नजरें संजना से हट गई थी, लेकिन गर्वित ने नौकर गोपाल के सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया था। सीधा भोजन कक्ष के अंदर बढ़ते हुए अपनी जगह पर जाने लगा, जहां पर वो हमेशा बैठा करता था। कुछ ही सेकंड्स में गर्वित ने कुर्सी बाहर खींची और उस पर बैठ गया था। नौकर गोपाल ने तुरंत गर्वित की थाली में खाना डालना शुरू कर दिया था। क्या गर्वित को पता चल गया था कि ये उसकी परेशान करने वाली औरत नहीं बल्कि संजना है? क्या गर्वित संजना से कोई बात करेगा? क्या गर्वित संजना से उस किरदार बदलने वाली हेराफेरी की कहानी पर कोई चर्चा करेगा? क्या गर्वित संजना से अपनी परेशान करने वाली औरत के बारे में पूछेगा? संजना क्या जवाब देगी गर्वित को? क्या संजना गर्वित के सामने ज्यादा देर टिक पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान